अच्छा, तो एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। हमें संयुक्त राष्ट्र जैसे मतलब इतने बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आखिर जरूरत ही क्यों है? क्या देश अपने मसले आपस में आमने सामने बैठकर नहीं सुलझा सकते? आज हम इसी विषय पर जरा विस्तार से बात करेंगे। हमारे पास राजनीति विज्ञान से जुड़े कुछ दिलचस्प दस्तावेज हैं जो हमें इन वैश्विक संगठनों के कामकाज, उनकी बनावट और उनकी चुनौतियों को समझने में मदद करेंगे। और ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि आज की दुनिया में ये संगठन हर जगह हैं, पर हम अक्सर इनके काम करने के तरीके को मतलब ठीक से समझ नहीं पाते। हाँ, बिल्कुल। तो आज की बातचीत का मकसद यही है कि ये संगठन क्यों बनाए गए, इनकी असली ताकत कहाँ है और 21वीं सदी में इनकी क्या अहमियत है। हम दूसरे विश्व युद्ध की राख से शुरू करेंगे और आज यूएन में सुधारों की जो मांग उठ रही है वहां तक का सफर तय करेंगे। कहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के दूसरे महासचिव डैग हैमरशोल्ड ने एक बड़ी कमाल की बात कही थी। हाँ, उन्होंने कहा था, संयुक्त राष्ट्र का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुआ है। सुनने में थोड़ा नाटकीय लगता है पर इसमें एक गहरी सच्चाई छिपी है ना? बिल्कुल। और ये इन संगठनों की हकीकत को मतलब पूरी तरह बयान करता है। ये कोई जादुई छड़ी नहीं है जो दुनिया की सारी समस्याएं सुलझा देंगी। ये बस एक कोशिश है, एक मंच है। सही बात है। शशि थरूर ने तो इसे और भी मजेदार ढंग से कहा है। उनका कहना है कि यूएन वो जगह है जहां आप एक दूसरे पर चिल्ला सकते हैं ताकि आपको एक दूसरे पर गोली ना चलानी पड़े। अंग्रेजी में एक कहावत है, जॉ जॉ इज बेटर देन वॉर वॉर। सुनने में मजाकिया लगता है पर ये इन संगठनों का सबसे बुनियादी और सबसे जरूरी काम है। ये तो बहुत सही कहा। एक कार्टून भी है जो इस बात को बड़े मजेदार तरीके से दिखाता है। दो लोग दुनिया के नक्शे को एक बड़ी सी आरी से काट रहे हैं और कह रहे हैं पहले इसे काट कर बराबर कर लें, हथियार तो बाद में भी बना सकते हैं। ये दिखाता है कि अगर सहयोग ना हो तो दुनिया का क्या हश्र हो सकता है। और यही डर था जिसने संयुक्त राष्ट्र को जन्म दिया। इसकी नींव दूसरे विश्व युद्ध की भयानक तबाही पर रखी गई थी। दुनिया ने देख लिया था कि जब देश आपस में बात नहीं करते और समस्याएं बेकाबू हो जाती हैं तो उसका अंजाम कितना विनाशकारी हो सकता है। इससे पहले लीग ऑफ नेशंस भी तो था, लेकिन वो दूसरे विश्व युद्ध को रोक नहीं पाया और एक तरह से पूरी तरह नाकाम हो गया था। इसलिए दुनिया को एक ज्यादा मजबूत संगठन की जरूरत महसूस हुई। तो ये कोई एक दिन में नहीं बना, इसके पीछे एक पूरी प्रक्रिया थी। अगस्त 1941 में अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने अटलांटिक चार्टर पर दस्तखत किए और फिर कई बैठकों के बाद आखिरकार 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र वजूद में आया। अब इसकी बनावट पर आते हैं। सुना है इसका एक अंग आम सभा है जिसे दुनिया की संसद भी कहते हैं। हाँ, आम सभा या जनरल असेंबली इसका सबसे ज्यादा दिखने वाला हिस्सा है। इसमें यूएन के सभी 193 सदस्य देश शामिल हैं और हर देश के पास एक वोट है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो या छोटा। एक मिनट, दुनिया की संसद, ये तो बहुत बड़ा दावा है। अगर हर देश के पास एक वोट है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अमेरिका और मान लीजिए मालदीव दोनों की बात का वजन बराबर है। क्या वाकई ऐसा होता है? कहने को तो ऐसा ही है और कागज पर ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असलियत इससे कोसों दूर है। असली ताकत का खेल आम सभा में नहीं बल्कि एक छोटे से कमरे में होता है जिसे सुरक्षा परिषद या सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं और वहां सबकी आवाज बराबर नहीं है। अच्छा, तो असली खेल वहां होता है। ये सुरक्षा परिषद क्या है? देखिए, सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। 10 सदस्य तो अस्थायी होते हैं जो 2-2 साल के लिए चुने जाते हैं, लेकिन असली ताकत 5 स्थायी सदस्यों के पास है। P5। हाँ, P5 भी कहते हैं। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन ये दूसरे विश्व युद्ध की विजेता शक्तियां हैं और इनके पास एक ऐसी ताकत है जो पूरी दुनिया के किसी भी फैसले को रोक सकती है, वीटो का अधिकार। वीटो, ये शब्द हम बहुत सुनते हैं, खासकर जब कोई बड़ा वैश्विक संकट होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सा है। अगर सुरक्षा परिषद में किसी अहम मुद्दे पर कोई प्रस्ताव लाया जाता है और इन 5 स्थायी सदस्यों में से कोई एक भी उसके खिलाफ वोट कर दे तो वो प्रस्ताव वहीं खारिज हो जाता है, भले बाकी के 14 सदस्य उसके पक्ष में क्यों ना हो। मतलब एक नहीं का मतलब है बात खत्म। बिल्कुल, बात खत्म। सिर्फ एक देश पूरी दुनिया के फैसले को रोक सकता है। ये तो बहुत बड़ी ताकत हुई। और यही वीटो पावर यूएन का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है, मतलब विरोधाभास। इसके बिना अमेरिका या सोवियत संघ जैसी बड़ी शक्तियां शायद कभी यूएन में शामिल ही ना होती।
लेकिन इसके होते हुए यूएन अक्सर उन्हीं बड़ी शक्तियों के खिलाफ बेबस नजर आता है। ये एक ऐसा डिजाइन फीचर है जो संगठन को बनाए भी रखता है और उसे कई बार पंगु भी कर देता है। तो ये वीटो का इस्तेमाल होता भी है या ये सिर्फ एक धमकी है? नहीं, इसका इस्तेमाल खूब हुआ है। एक बड़ा ही दिलचस्प आंकड़ा है जो दिखाता है कि शीत युद्ध के दौरान 1945 से लेकर अब तक सोवियत संघ रूस ने 100 से भी ज्यादा बार वीटो का इस्तेमाल किया है, अक्सर अमेरिकी प्रस्तावों को रोकने के लिए। और अमेरिका ने? वहीं अमेरिका ने भी 80 से ज्यादा बार इसका इस्तेमाल किया है, खासकर इजराइल से जुड़े मामलों में। ये वीटो असल में वैश्विक शतरंज की बिसात पर एक बड़ा मोहरा है। तो ये वीटो वाली बनावट तो शीत युद्ध के जमाने की है, जब दुनिया 2 हिस्सों में बटी थी, लेकिन अब तो सोवियत संघ भी नहीं रहा और दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। तो क्या यूएन भी इस नई हकीकत के साथ बदला है? यही आज यूएन के सामने सबसे बड़ा सवाल है। शीत युद्ध के बाद दुनिया एक ध्रुवीय हुई, जहां अमेरिका अकेली सुपर पावर था। और अब हम एक बहुध्रुवी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब एक ऐसी दुनिया जहां अमेरिका अकेली सुपर पावर नहीं, बल्कि चीन, रूस, भारत और यूरोपियन यूनियन जैसी कई ताकतें वैश्विक मंच पर असर डाल रही हैं। ऐसे में जोर शोर से मांग उठ रही है कि यूएन, खासकर सुरक्षा परिषद को भी बदलना चाहिए। और इस बदलाव की मांग में भारत भी सबसे आगे है। भारत सुरक्षा परिषद में एक स्थायी सीट चाहता है ना? बिल्कुल। और भारत की दावेदारी के पीछे कई मजबूत तर्क भी हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसकी अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। और सबसे बड़ी बात, भारत ने यूएन के शांति अभियानों में हमेशा से बहुत बड़ा योगदान दिया है। दुनिया के कुछ सबसे मुश्किल और खतरनाक शांति अभियानों में भारत ने अपने सैनिक भेजे हैं। जब तर्क इतने मजबूत हैं, तो फिर इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है? पेच कहाँ फंस रहा है? दिलचस्प बात यह है कि यूएन में आपका दबदबा आपके योगदान से नहीं, बल्कि आपकी जियोपॉलिटिक्स से तय होता है और यहीं आकर पेच फंस जाता है। पहली बात, भारत अकेला दावेदार नहीं है। ब्राजील, जर्मनी और जापान, G4 देश, जिन्हें G4 देश कहते हैं, वो भी स्थायी सीट चाहते हैं। दूसरी बात, हर दावेदार का कोई ना कोई पड़ोसी देश उसका विरोध करता है, जैसे पाकिस्तान भारत का विरोध करता है। फिर ये सवाल भी उठता है कि अगर इन देशों को सीट मिल गई तो अफ्रीका और लातिन अमेरिका जैसे पूरे महाद्वीपों का क्या होगा? उनका तो कोई स्थायी प्रतिनिधि ही नहीं होगा। इस पर आम सहमति बनाना लगभग नामुमकिन सा लगता है। ये तो काफी उलझा हुआ मामला है। लेकिन सुधार की मांग सिर्फ सीट बढ़ाने को लेकर तो नहीं होगी। यूएन पर यह भी तो आरोप लगता है कि उस पर अमेरिका का बहुत ज्यादा दबदबा है। क्या इसमें कोई सच्चाई है? हाँ, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसे यूं समझिए, अमेरिका संयुक्त राष्ट्र के कुल बजट का लगभग 22% हिस्सा अकेले देता है। 22%? हाँ, किसी भी दूसरे देश से कहीं ज्यादा। यूएन का मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में है। इसे पावर ऑफ द पर्स यानी पैसे की ताकत कहते हैं। इसके अलावा अमेरिका की सैन्य और आर्थिक ताकत उसे एक खास हैसियत देती है। जब यूएन अमेरिका की मर्जी के खिलाफ जाता है तो अमेरिका अक्सर नाराजगी जताता है या फंडिंग रोकने की धमकी देता है। तो ये एक लगातार चलने वाला शक्ति संतुलन का खेल है। ठीक है, तो यूएन दुनिया का एक बड़ा राजनीतिक मंच है जहां ताकत, पैसे और वीटो का खेल चलता है। लेकिन दुनिया तो सिर्फ राजनीति से नहीं चलती। पैसे, रुपए, व्यापार, इन सब का क्या इनके लिए भी कोई वैश्विक संगठन है? बिल्कुल, और शायद ये संगठन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर यूएन से भी ज्यादा असर डालते हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ। आईएमएफ? हाँ। ये संगठन दुनिया की वित्तीय व्यवस्था पर नजर रखता है। जब किसी देश की अर्थव्यवस्था डूब रही होती है तो आईएमएफ उसे कर्ज देता है ताकि वो संभल सके। तो ये एक तरह का दुनिया का बैंक हुआ जो मुश्किल में देशों की मदद करता है। कह सकते हैं, लेकिन यहाँ भी एक पेच है। जैसे यूएन की सुरक्षा परिषद में सबकी आवाज बराबर नहीं है, वैसे ही आईएमएफ में भी हर देश का वोट बराबर नहीं है। यहाँ आपका वोट इस बात पर निर्भर करता है कि आप सिस्टम में कितना पैसा लगाते हैं। अच्छा। दुनिया के 7 सबसे अमीर देश, जिन्हें G7 कहते हैं, उनके पास 41% से ज्यादा वोटिंग पावर है और अकेले अमेरिका के पास 16.5% से ज्यादा वोट हैं। 16.5%। यह आंकड़ा सुनने में ज्यादा नहीं लगता, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आईएमएफ के कई बड़े फैसलों के लिए सुपर मेजॉरिटी यानी बहुत ज्यादा बहुमत की जरूरत होती है और अमेरिका का ये वोटिंग शेयर उसे किसी भी बड़े फैसले पर एक तरह से वीटो का अधिकार दे देता है। मतलब वहाँ भी एक तरह का वीटो है? बिल्कुल। इसका सीधा मतलब ये है कि जब आईएमएफ किसी संकट में फंसे देश को कर्ज देने की शर्तें तय करता है तो उन शर्तों पर दुनिया के सबसे अमीर देशों की सोच और उनके हितों का गहरा असर होता है।
ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि वैश्विक आर्थिक नीतियों को दिशा देने का एक जबरदस्त टूल है। अच्छा, तो IMF पैसों का हिसाब किताब देखता है, लेकिन आजकल तो सारा खेल ट्रेड का है। कौन सा देश क्या बेचेगा, किस दाम पर बेचेगा, इसको कौन कंट्रोल करता है? क्या इसके लिए भी कोई सुपर संगठन है? इसके लिए है विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, जो 1995 में बना था। इसका काम है वैश्विक व्यापार के लिए नियम बनाना और ये पक्का करना कि सभी देश उन नियमों का पालन करें। इसका मकसद तो ये है कि व्यापार खुला और निष्पक्ष हो, लेकिन इस पर भी अक्सर ये आरोप लगता है कि इसके नियम विकसित और अमीर देशों के फायदे के लिए बनाए गए हैं और विकासशील देशों की चिंताओं को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो हमने सरकारों और बैंकों से बने संगठनों की बात कर ली, लेकिन क्या आम लोगों की भी कोई आवाज है वैश्विक मंच पर? मतलब क्या कोई ऐसा संगठन है जो सरकारों पर नजर रखे, खासकर मानवाधिकारों के मामलों में? बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब है हाँ। इन्हें हम गैर सरकारी संगठन या NGOs कहते हैं। ये सरकारों से स्वतंत्र होते हैं और दुनिया भर के आम नागरिकों द्वारा चलाए जाते हैं। इनमें दो नाम बहुत बड़े हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच। ये काम कैसे करते हैं? इनके पास तो कोई सेना या वीटो पावर नहीं है। इनके पास जानकारी और नैतिकता की ताकत है। ये किसी देश में मानवाधिकारों के हनन की जांच करते हैं, विस्तृत रिपोर्ट तैयार करते हैं और उसे पूरी दुनिया के सामने पेश करते हैं। इनकी रिपोर्टें वैश्विक मीडिया में छपती हैं, जिससे दोषी सरकारों पर बहुत ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनता है। तो ये एक तरह से दुनिया की अंतरात्मा की आवाज का काम करते हैं। बिल्कुल, और उन मुद्दों को उठाते हैं जिन्हें सरकारें अक्सर दबाना चाहती हैं। ये दिखाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिर्फ देशों और उनकी सरकारों के बीच ही नहीं होते। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? एक तरफ संयुक्त राष्ट्र है जो राजनीतिक दांवपेंच और वीटो पावर में फंसा है, दूसरी तरफ IMF और WTO है जिन पर अमीर देशों का दबदबा है। ये संगठन समस्याओं से घिरे हुए हैं, धीमे हैं और अक्सर नाकाम भी रहते हैं। तो क्या ये किसी काम के हैं भी? देखिए, ये बिल्कुल सही है कि इनमें हजारों कमियां हैं, लेकिन इनकी अहमियत समझने के लिए एक पल के लिए सोचिए कि अगर ये संगठन न होते तो दुनिया कैसी होती। हर देश सिर्फ अपने फायदे की सोचता, छोटे मोटे विवाद भी बड़े युद्धों में बदल सकते थे। कोई ऐसा मंच नहीं होता जहां बैठकर बात की जा सके। ये संगठन एक तरह के सेफ्टी वाल्व का काम करते हैं, जो दुनिया के बढ़ते दबाव को थोड़ा कम कर देते हैं। तो ये समस्याओं का हल नहीं, बल्कि हल तक पहुंचने की प्रक्रिया का हिस्सा है। बिल्कुल, एक लंबी और मुश्किल प्रक्रिया का जरूरी हिस्सा। तो कुल मिलाकर इस पूरी तस्वीर का मतलब ये निकलता है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन अपूर्ण है, लेकिन जरूरी है। उनमें सुधार की बहुत जरूरत है, लेकिन उन्हें खारिज नहीं किया जा सकता। शायद आज की दुनिया में जहां समस्याएं और ज्यादा वैश्विक होती जा रही हैं, इनकी जरूरत पहले से भी कहीं ज्यादा है। निश्चित रूप से। सोचिए, कोई महामारी, जलवायु परिवर्तन या साइबर आतंकवाद, क्या कोई एक देश इन समस्याओं से अकेले निपट सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, हमें एक दूसरे से बात करनी होगी, सहयोग करना ही होगा, और ये संगठन वही मंच मुहैया कराते हैं। ये कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक सफर है जिसमें दुनिया के सभी देशों को मिलकर चलना होगा। आज की चर्चा के बाद श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जिस तरह आज की दुनिया में समस्याएं जैसे कोई महामारी, साइबर सुरक्षा या जलवायु परिवर्तन किसी एक देश की सीमाओं तक सीमित नहीं है, तो क्या हमें मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को और ज्यादा ताकतवर बनाने की जरूरत है? भले ही इसके लिए देशों को अपनी कुछ ताकत छोड़नी पड़े, या फिर वैश्विक सहयोग का ये मॉडल ही पुराना हो चुका है और हमें किसी बिल्कुल नए मॉडल की कल्पना करनी होगी।